अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर के, दैट इज़ द केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर हम बात करेंगे इस चैप्टर की फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चैप्टर की वेटेज जो है ओवरऑल हर साल जो है 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर हम बात करते हैं सपोज इसके कॉन्सेप्ट्स की, लाइक इसमें हाइब्रिडाइजेशन आती है या इसमें डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स हम पढ़ने जा रहे हैं या बॉन्ड पैरामीटर्स, उनकी एप्लीकेशन भी है, वो भी जो है ना हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या किसी और चैप्टर में काम आएंगे। मतलब लाइक जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जियोमेट्री की बात करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, वो भी मतलब वो कॉन्सेप्ट जो है ना आगे कहीं पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि फ्रॉम 2017 टू 2021 इस चैप्टर में जो है ओवरऑल वेटेज या ओवरऑल जो है ना किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, या हम कह सकते हैं कि व्हाट आर दोज टॉपिक्स जो कि इस चैप्टर में हमारे लिए नीट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे सपोज नीट 2017 की 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 18 की बात करेंगे 2018 2 क्वेश्चन, 2019 में 3 क्वेश्चन, 2020 में 2 क्वेश्चन और 2021 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस किस टॉपिक में पूछे गए थे, तो अगर मैं बात करूँ, हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है हमारे पास बॉन्ड पैरामीटर्स, और उसके बाद हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वेस्पर थ्योरी, ये भी इसी में इन्वॉल्व होती है, और फाइनली हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो इन 3 टॉपिक्स में जो है ना हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। यू कैन सी हेयर कि 2017 में तीनों टॉपिक में से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2018 में जो 2 क्वेश्चन थे, एक तो हाइब्रिडाइजेशन में था, एक एमओटी में था। इसी तरीके से 19 में एक बॉन्ड पैरामीटर्स में था और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में थे। और इसी तरीके से 2020 में एक क्वेश्चन, वन वाज फ्रॉम बॉन्ड पैरामीटर एंड अनदर वाज फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब 21 की बात करते हैं, एक एक था किस में, बॉन्ड पैरामीटर में, और 2 क्वेश्चन किन में थे, हाइब्रिडाइजेशन या वेस्पर या वीबीटी में। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सपोज बॉन्ड पैरामीटर्स की, बॉन्ड पैरामीटर्स में हमें स्पेशली यहाँ पे पढ़ना है इस चैप्टर में डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड एंगल, ठीक है। यूजुअली जो है ना डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है और बॉन्ड एंगल पे। और इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन, देखो यहाँ पे पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, वीबीटी के पोस्टुलेट्स क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के पोस्टुलेट्स क्या है, वीएसईपीआर थ्योरी के, उनको हमने कुछ भी नहीं करना है, बस हमने डायरेक्टली जो है ना उन चीज़ों को जो है ना हम डिस्कस करेंगे इसमें कि सो दैट कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बिकॉज यूजुअली हाइब्रिडाइजेशन या वीएसईपीआर या वीबीटी पे जो है ना आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज़ द, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज़ द लोन पेयर, कितने लोन पेयर से कितने बॉन्ड पेयर से, बस इसी पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वाले टॉपिक में। बस हम उसी इन्फॉर्मेशन उसी के साथ डील कर लेंगे कि पॉस्टुलेट्स को गोली मारो, ठीक है। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ना, इसमें हमारे पास यूजुअल आता है बॉन्ड ऑर्डर आता है और स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आती है, और उसके बाद आती है सपोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है ना उसी को हम इसमें डील कर लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद इसमें आती है बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, उसको भी हम यहीं पे डील कर लेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इन तीनों टॉपिक्स के अलावा जो इसमें केमिकल बॉन्डिंग में जो टॉपिक्स है उसमें आता है सपोज लिव स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है, फॉर्मल चार्ज आता है, लाइक इसी तरीके से आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वो जो है ना वो इंट्रोडक्शन में आता है इस चैप्टर में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में वो चीज़ें आती हैं, पहले हम उन्हीं को डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट रहेगा दैट विल बी दीज 3 टॉपिक्स, ठीक है, बॉन्ड पैरामीटर्स, हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग दिस लेक्चर फ्रॉम इंट्रोडक्शन, और इसी में जो है ना हम लिव स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत बात कर लेंगे ज़्यादा। और ये वाला लेक्चर इट्स नॉट गोइंग टू बी सो इम्पॉर्टेंट, उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक में रियरली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एनसीईआरटी ने मेंशन किया है तो हमने भी पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। सो गेट योर एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू, और हर एक पॉइंट को नोट करने की कोशिश करो जो मैं यहाँ पे बोलूँ, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की, तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। अगर दो एटम्स के दरमियान अगर अगर कोई मॉलिक्यूल हमारे पास है, सपोज हमारे पास कोई ए बी मॉलिक्यूल है, या ए बी इज़ ए कंपाउंड हमारे पास, सपोज हम कहते हैं कि इसमें 2 एटम्स है, एक होता है ए और एक होता है बी। तो हम कहते हैं कि ये बॉन्ड जो इन दोनों एटम्स के दरमियान होता है, व्हाट डज दिस बॉन्ड स्टैंड फॉर। असल में बॉन्ड क्या होता है, अगर हम एनसीईआरटी की डेफिनेशन को देखते हैं, इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स,
कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, अगर वो मतलब सपोज अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसमें आयन्स होंगे, ठीक है। सपोज NaCl में Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अगर यहाँ पे सपोज हमारे पास AB इज ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल, तो A विल बी द अनदर, A विल बी द, एक A एटम होगा, दूसरा एटम B होगा, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी एटम और आयंस। अच्छा, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स टुगेदर इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीशी इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। केमिकल स्पीशी का मतलब यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड हो। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट के बॉन्ड जो है, केमिकल बॉन्ड जो है, इट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। It is nothing but the force of attraction which holds different particles, different atoms together in a given molecule. बस this is the short definition, आपने यहाँ पे याद रखनी है। कभी वहाँ पे डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा ये definition, the attractive force which holds various constants together in a different chemical species, उसको हम नाम देते हैं chemical bond या simply bond। हमेशा याद रखना bond is the attractive force। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यार बॉन्डिंग क्यों होती है, मतलब बॉन्डिंग क्यों होती है, why does chemical combination takes place। मतलब एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि हम मतलब कितने मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आप देखोगे ऑलमोस्ट हर एक एटम के, हर एक एलिमेंट के, एक्सेप्ट नोबल गैसेज जो यूजुअली रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखना है कि क्यों ऑलमोस्ट बहुत सारे एटम्स बॉन्ड बनाते हैं और क्यों कुछ एटम्स बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। हाँ, एक्सेप्शंस को छोड़ के नोबल गैस में कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन ओवरऑल हम बात करेंगे नोबल गैसेज जो है ना, वो बॉन्ड नहीं बनाते। इसका रीज़न क्या होता है, मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि बॉन्डिंग का रीज़न क्या होता है। बॉन्डिंग का रीज़न यूजुअली होता है स्टेबिलिटी को गेन करना। अब स्टेबिलिटी किस तरह से गेन होती है, सपोज जब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, तो वहाँ पे दो फोर्सेस जो है ना, मतलब टू फोर्सेस कम इनटू प्ले। एक होता है अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा होता है रिपल्सिव फोर्स। सपोज मान लीजिए दिस इज एटम ए, दिस इज एटम बी, इसका न्यूक्लियस होगा और इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे। एटम बी का भी न्यूक्लियस होगा और इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है ना, देयर विल बी द रिपल्सिव फोर्स, बट इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के दरमियान देयर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स बिकॉज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्जड। अच्छा, इसी तरीके से इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है ना अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो हमेशा क्या होता है, बॉन्डिंग में कंपटीशन होता है बिटवीन द अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड रिपल्सिव फोर्सेज। और हमेशा क्या होता है, आपके फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हमेशा डोमिनेट करते हैं, ठीक है। हमेशा तभी बॉन्ड बनता है, देखो बॉन्ड तभी बनेगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट कर लेंगे, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जब जब मतलब बॉन्डिंग होती है, जब बॉन्ड बनता है, तो उस टाइम हमेशा जो है ना एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है ना वो कम होती है, ठीक है। और जब सिस्टम की एनर्जी कम होती है ना, वो स्टेबल बन जाता है। अब वो कोई भी सिस्टम हो, बॉन्डिंग का केस हो, कोई कोई भी थर्मोडाइनमिक सिस्टम हो, कोई भी केस हो, यहाँ पे बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप, इन शॉर्ट आपने याद रखना है, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। और हमेशा याद रखना है, देखो एक होता है बॉन्ड का बनना और एक होता है बॉन्ड का ब्रेक होना। हमने बोला कि सपोज दिस इज द बॉन्ड, सपोज अगर हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को क्लीव करना है, तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करनी है, हीट प्रोवाइड करनी है किसी भी तरीके से। यानी हम कह सकते हैं कि बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का ब्रेक होना, सपोज बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम वी कैन से दैट कि एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी ऑफ सिस्टम कम होती है। और जब बॉन्ड जो है ना, अच्छा, दिस वाज द केस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जब बॉन्ड को ब्रेक करना होता है उस टाइम जो है ना हमने एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन शॉर्ट यहाँ पे जो है ना कंक्लूजन ये है कि जब बॉन्डिंग होती है, जब बॉन्ड बनता है, एनर्जी ऑफ सिस्टम कम होती है। किस तरह से कम होती है, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेट। तो हम कह सकते हैं कि जब केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, जब केमिकल बॉन्डिंग होती है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो वी कैन से दैट कि दैट इज मतलब दैट लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो उसका एक रीज़न ये है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, अट्रैक्टिव के डोमिनेंट होने की वजह से सिस्टम की एनर्जी कम होती है ड्यू टू एनर्जी रिलीज। अच्छा, दूसरा रीज़न ये होता है कि बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्डिंग, दूसरा रीज़न जो मेन रीज़न बॉन्डिंग का ये होता है कि टू गेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि नोबल गैसेस की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। टू गेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या हम ये भी कह सकते हैं कि सो दैट कि एटम का जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, ऑक्टेट मीन्स 8, यानी आउटर मोस्ट शेल में जो है ना उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यूजुअली हम यहाँ पे बात करते हैं, सपोज अगर मैं बात करूँ यूजुअली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की, यूजुअली हाँ डी ब्लॉक के केस में भी अप्लाई होता है कि जब बॉन्डिंग होते हैं सो दैट कि दे अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे बात कर लूँगा, सपोज
लेट इट बी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम और देखो, सोडियम क्लोराइड जो मॉलिक्यूल जो कंपाउंड हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, इन दोनों के दरमियान हमारे पास आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे पास अभी हम बात करेंगे इंशाल्लाह आयोनिक बॉन्ड होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, लेकिन आप यहाँ पे याद रखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड जब बनता है देयर इज़ द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देयर इज़ द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सोडियम होता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है सपोज़ इट इज़ नियॉन, ठीक है, इट इज़ नियॉन, इट्स 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन यानी सोडियम न्यूट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नियॉन 3s1। इसी तरीके से क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन जो है क्लोरीन की, दैट इज़ नियॉन, नियॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट, दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन एटम, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम। अब यहाँ पे आप देखो बोलोगे कि किस तरह से हम बात करते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है या मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होते हैं। हमने बोला कि सोडियम एटम जब अच्छा जब को यहाँ पे इन दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है तो सोडियम एटम जो होता है ना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है। ये वाला जो एस इलेक्ट्रॉन है 3s सबशेल में जो इसका इलेक्ट्रॉन है इसको लूज़ करता है, तो आपकी सबशेल जो है ना खाली रह जाती है। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाती है सोडियम की यहाँ पे, दैट इज़ द मतलब नोबल गैस मतलब नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बन जाती है। इसी तरीके से अब वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है वो कौन गेन कर रहा है, वो यहाँ पे क्लोरीन गेन कर रहा है। तो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये 3s2 यानी 3s2 तो सेम रहेगा, यहाँ पे आएगा 3p6। ये जो 3p6 जो है ना इट इज़ नियॉन के एटॉमिक नंबर 10 है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, उसके बाद हो गया 12, 12 और 6 18, यानी इट इज़ हीलियम नियॉन आर्गन। यानी आपका जो क्लोरीन जो है ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर बन जाती है, आर्गन के बराबर। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि बॉन्डिंग का और एक ये रीज़न होता है कि सो दैट कि एटम्स गेन कर लें व्हाट, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो अगर आप नियॉन की अगर आप सोडियम की बात करोगे सपोज इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, नियॉन, तो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज़ 1s2 2s2 2p6। तो वेलेंस शेल जो है, वेलेंस शेल हमेशा आप याद रखेंगे इट इज़ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। जो आउटर मोस्ट शेल होती है दैट इज़ द वेलेंस शेल, और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम कहते हैं वेलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन, तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यानी ऑक्टेट का कंप्लीट होने का मतलब कंप्लीट ऑक्टेट, देखो अभी हम बात करेंगे आगे कंप्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड एक्सपेंडेड ऑक्टेट, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब कि उनके पास या तो मतलब उनके पास इन शॉर्ट जनरल कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए व्हाट, NS2 NP6, NS2 NP6, यानी आउटर मोस्ट शेल में जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट्स ऑक्टेट, ऑक्टा, ठीक है, इट्स ऑक्टेट। तो आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लोरीन की, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है आर्गन। तो आउटर मोस्ट शेल जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन दैट्स 3s2 3p6, यानी इसमें भी जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इन द वैलेंस शेल, इन द आउटर मोस्ट शेल। सो वी कैन से दैट कि बॉन्डिंग का अनदर रीज़न है कि दूसरा रीज़न जो मेन रीज़न है कि टू गेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या हम कह सकते हैं कि सो दैट कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस पेज। अच्छा इसीलिए जो एनसीईआरटी ने यहाँ पे मेंशन किया है कि नो अदर एलिमेंट, अच्छा, अंडर नॉर्मल कंडीशंस नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट्स एज एन इंडिपेंडेंट एटम इन नेचर एक्सेप्ट नोबल गैसेस, यानी नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आपने यहाँ पे देखा कि ये जो अल्कली मेटल सोडियम जो है ना इट इज़ नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट, यानी अल्कली मेटल दे आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, दे टेंड टू बी स्टेबल। और स्टेबल कब, स्टेबल मतलब स्टेबल कब ये बनते हैं, इन बॉन्डिंग स्टेट में, यानी कंबाइंड स्टेट में जो है ना ये स्टेबल बन जाते हैं, ठीक है। सो यू कैन से दैट कि यहाँ पे आपने याद रखना है कि एक्सेप्ट नोबल गैसेस नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट एटम, ठीक है। बिकॉज अगर देखो इंडिपेंडेंटली वही एग्जिस्ट करेगी जो स्टेबल होगा। तो सिंपल सी बात है नोबल गैसेस जो है ना दे हैव गॉट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट्स वाई कि दे हैव गॉट द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं बिकॉज उनका जो है ना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दे डोंट हैव गॉट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स वाई कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, दैट्स वाई कि वो हमेशा बॉन्डिंग की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ द रीज़न ऑफ बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपने इन शॉर्ट
याद रखना है कि वाई डज केमिकल कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। वन रीज़न है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव डोमिनेट होने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, उसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी कम होती है। और हमेशा याद रखना कि ड्यूरिंग बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट, ऑलवेज डोमिनेट एज कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। और एनर्जी चेंज होती है, यानी एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज ड्यू टू एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है दूसरा रीज़न है कि टू गेन द नोबल गैस कन्फिगरेशन। यस, सो या हम कह सकते हैं कि उनके पास जो है ना जनरल में NS2 और NP6 कन्फिगरेशन आ जाए, आउटर मतलब वैलेंस शेल कन्फिगरेशन। या हम कह सकते हैं कि उनका ऑक्टेट जो है ना वो कंप्लीट हो जाए, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। सो दिस वाज द रीज़न ऑफ बॉन्डिंग। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स यहाँ से जो है ना दूसरे पेज से हम देख लेंगे यहाँ पे क्या होता है। इट्स कॉस्टल एंड लिविस अप्रोच टू बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो मतलब ये मतलब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको आपके साथ ये लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, अदरवाइज दिस लेक्चर इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन फिर भी NCERT ने मेंशन किया तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे ये सारा इसने यहाँ पे बकवास लिखा है। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओ। लिविस पोस्टुलेटेड दैट, अच्छा ये ऊपर कह रहा है कि ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलरली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक। ये मैंने आपको पहले ही बोला, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वी कैन से दैट कि इट हैज़ गेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और कॉन्फिगरेशन। अच्छा, लिव्स पोस्टुलेटेड दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स। तो लिव्स का कहना है कि ये एटम्स जो होते हैं ना, हाउ दे अचीव द स्टेबल ऑक्टेट, हाउ दे अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, दे अचीव इट बाय मतलब बाय द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब इसका यही मतलब है कि व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स, मतलब जब बॉन्ड बनता है तो उसी वजह से जो है एटम्स जो होते हैं ना वो अचीव करते हैं स्टेबल ऑक्टेट, वो अचीव करते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि बॉन्डिंग का यही रीज़न है, जब बॉन्ड बनता है व्हेन टू एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर। ठीक है, उनका रीज़न ये होता है कि सो दैट कि दे गेन द स्टेबल ऑक्टेट, दे गेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसने एग्जाम्पल मैंशन की है इन द केस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। तो मैंने आपको पहले ही बोला सोडियम और क्लोरीन की मैंने एग्जाम्पल वहाँ पे मैंशन की वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बात करते हैं सपोज इन द केस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स लाइक क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, द बॉन्ड इज फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। बिकॉज अगर हम बात करते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे दीज आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, देयर इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स। यानी जो बॉन्ड वहाँ पे होता है ना उसका सपोज अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, मतलब दो इलेक्ट्रॉन वो इक्वली और म्यूचुअली शेयर होंगे बिटवीन द टू एटम्स। और उनका जो कंट्रीब्यूशन जो है ना, हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लोरीन जो है ना मॉलिक्यूल, यहाँ पे है क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात अगर हम करेंगे सपोज क्लोरीन मॉलिक्यूल की अगर हम बात कर लेंगे, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे सपोज हम क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं इट्स Cl2, तो क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान क्या है, देयर इज कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी देयर इज जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड के केस में क्या होता है, देयर इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बिटवीन द टू एटम्स। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, क्लोरीन मॉलिक्यूल। अगर देखो पहली बात जो है यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो आउटर मोस्ट शेल होती है दैट इज कॉल्ड एज द वैलेंस शेल, दैट इज द वैलेंस शेल। और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंसी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो फिलहाल आपने याद रखना, सपोज क्लोरीन की कॉन्फिगरेशन जो है ना आउटर इट इज 3s2 3p5, यहाँ पे आएगा नोबल गैस। अब वो जो कोई भी होगा फिलहाल छोड़ो उसको। सो आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन इट्स 3s2 3p6, यानी आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन जो है ना, अगर हम आइसोलेटेड एटम की बात करेंगे, देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है ना इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। जब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन। जब क्लोरीन क्लोरीन एटम एक बॉन्ड बनाता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे फ्री होता है ना, यहाँ पे मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में। यहाँ से दूसरा क्लोरीन आता है तो इसके पास भी अपने बाकी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये किस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अगर आप काउंट करोगे ना इलेक्ट्रॉन्स, इट्स 2 4 6 और 8। ठीक है, ये दोनों यानी मतलब जब हम
ओवरऑल मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते तो बॉन्ड में जो है ना ये इसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है, दैट्स वाई कि बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। तो अगर आप काउंट कर लोगे इट्स 1 2 3 4 5 6 और अपना 7 और इसका कंट्रीब्यूशन भी, सो यहाँ पे आएंगे इसके 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, और इसी तरीके से इस क्लोरीन की 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो दिस गोइंग टू बी इसका भी कंट्रीब्यूशन। तो मतलब इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है बाय मींस ऑफ द बाय द फॉर्मेशन ऑफ द बाय द ईदर फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी हम उसको कहते हैं, या कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, इन द प्रोसेस ईच एटम अटेन्स अ स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने देखा यहाँ पे क्लोरीन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और वहाँ पे भी हमने देखा यहाँ पे मतलब क्लोरीन, हर एक क्लोरीन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यानी ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमने वहाँ पे सोडियम क्लोराइड की भी बात की थी, इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन आती है वो आती है, इसके पास सोडियम के पास आते हैं नियॉन की, क्लोरीन के पास आती है आर्गन की, ठीक है, और उनके जो है ना आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत बात करेंगे लिविस सिंबल्स की। एक सेकंड। Okay, Lewis symbol. In the formation of a molecule, only the outer shell electrons take part in the chemical combination and they are known as valence electron. देखो हमेशा आप याद रखेंगे जो बॉन्डिंग में यहाँ पे देखो आपके साथ दो टर्म्स शेयर कर रहा हूँ, दो टर्म्स, एक होते हैं वेलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं वेलेंसी। अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। वेलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप याद रखना, दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं in the outermost shell or in the valence shell, number of electron present in outermost shell और valence shell, valence shell। अगर हम बात करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज मैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करूँगा फिलहाल, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की। तो वहाँ पे हम क्या हमारे पास आएंगे 6 ग्रुप्स आएंगे पी ब्लॉक के और 2 ग्रुप्स किसके आएंगे, एस ब्लॉक के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सपोज लिथियम, लिथियम के बाद आ रहा है बेरिलियम, उसके बाद क्या है यहाँ पे बोरान, ठीक है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, नियॉन। ये यहाँ पे 6 आएंगे किसके, ये 6 ग्रुप्स आएंगे पी ब्लॉक के और ये 2 आएंगे एस ब्लॉक के, ठीक है। अच्छा, तो मुझे आपके साथ यहाँ पे शेयर करना है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, मतलब क्या होता है वेलेंसी की और वेलेंस इलेक्ट्रॉन की अलोंग द पीरियड। तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन हमने बोला इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल और वेलेंस शेल, ठीक है, वेलेंस शेल। अगर आप लिथियम की बात करोगे, इसकी जो वेलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज सपोज 1:2 2s1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2s1। मैं आउटर मोस्ट, मैं यहाँ पे सिर्फ आउटर मोस्ट या वेलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, मैं इनर शेल्स को नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसकी आएगी 2s1। तो उसके बाद सपोज इसका एटॉमिक नंबर जो है ना दैट्स 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसके बाद क्या होता है, 3 के बाद एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, वो किस में जाएगा 2s2 में, ठीक है। देखो दिस पीरियड इज पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर सेम रहता है, सिर्फ वेलेंस पीरियड नंबर सेम रहता है, ठीक है, पीरियड नंबर सेम रहता है, सिर्फ वेलेंस इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं कंटिन्यूसली 1 बाय 1। अच्छा, उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना, मैंने वहाँ पे बोला होगा दीज आर दोज मतलब एलिमेंट्स जिनमें आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा इन द एस सबशेल, एस सबशेल ऑफ द वेलेंस शेल, और पी में कहाँ चला जाता है इन द पी सबशेल ऑफ द वेलेंस शेल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बोरॉन की जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है ना दैट इज, अच्छा, दैट इज 2s2 2p1, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 5 है। तो अगर आप इसकी ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन देखोगे दैट्स 1s2 2s2 2p1, तो इट्स 2 2 4 एंड 5। और इसी तरीके से कार्बन की अगर हम बात करेंगे, सपोज दैट इज 2s2 2p, अब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा दैट इज 2p2, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे सपोज इलेक्ट्रॉन ऐड किस में हो रहे हैं, पी सबशेल में, तो इनको हम नाम देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करते हैं दैट इज 2s2 2p3, ठीक है, 2s2 2p3। इसके बाद फ्लोरीन की बात करते हैं दैट इज 2s2 2p, सॉरी ऑक्सीजन की बात करते हैं दैट इज 2s2 2p4। यहाँ पे आएगी फ्लोरीन की 2s2 2p5 और नियॉन की आएगी कंप्लीट शेल 2s2 2p6। These are the valence shell configuration. These are this is the what? This is what? This is the valence shell configuration for what? For the
एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सपोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस में क्या, वैलेंसी में क्या फ़र्क होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या फ़र्क होती है, वैलेंसी और वैलेंसी, जो कुछ भी आप बोलो बस याद रखना है आपने। एक सेकेंड। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल और द वैलेंस शेल। तो लिथियम की बात करते हैं, व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम। तो लिथियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सपोज मैं यहाँ से फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सपोज लिथियम, लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आएगा बोरॉन, बोरॉन के बाद आएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वैलेंसी। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद वैलेंसी को। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के केस में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोरॉन के केस में आउटर मोस्ट शेल इज दिस 2s2 2p1। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में देयर आर 2 + 1 देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ बोरॉन। कार्बन में कितने होंगे, 2 + 2 दैट इज 4। नाइट्रोजन के केस में कितने होंगे, 3 + 2 दैट इज 5। का ऑक्सीजन के केस में देयर इज 4 + 2 दैट इज 6। फ्लोरीन के केस में 5 + 2 दैट इज 7 और नियॉन के केस में दैट इज 6 + 2 दैट इज 8। तो अगर आप देखोगे अलॉन्ग द पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजिंग। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे लिथियम में जो है ना देयर इज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में देयर आर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में देयर आर 3, कार्बन में देयर आर 4, नाइट्रोजन में देयर आर 5, ऑक्सीजन में 6, इसमें 7, इसमें 8। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने जो है जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेंगे वहाँ पे भी, या अभी लिव स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे, लेकिन मेनली जो है ना हाइब्रिडाइजेशन में जो है ना आपने हमेशा याद रखना है कि वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बहुत काम आएंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। और अलॉन्ग द पीरियड वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज 1 by 1 कंटिन्यूसली, डिक्रीज नहीं हो रहे बल्कि इंक्रीज हो रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, वैलेंसी की और ग्रुप वैलेंस। इसको हम नाम देते हैं वैलेंसी। देखो हमारे पास जो है ना वैलेंसी एक मतलब बहुत सारे एटम्स हमारे पास है, उनकी वैलेंसी चेंज होती है, ठीक है। सो वैलेंसी इज़ नॉट ए मतलब इट इज़ नॉट फिक्स्ड, वैलेंसी चेंज होती है, कभी कोई दिखाता है। एक होती है ग्रुप वैलेंस, मतलब जो कॉमन होती है, जो हर एक दिखाता है, ग्रुप वैलेंस और कॉमन वैलेंस। वे देखो वैलेंसी कहिए और वैलेंस कहिए, वैलेंस VALAN, वैलेंस VALEN, VALENCE, वैलेंस। मैं इसको कहता हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, इसको मैं नाम देता हूँ कंबाइनिंग कैपेसिटी। व्हाट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। यानी मतलब यूजुअली बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे ना, इन्वॉल्व यानी जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे स्पेशली इन द बॉन्डिंग, उनको हम ना उसको हम कहते हैं वैलेंसी, या उसको हम कहते हैं ग्रुप वैलेंस या वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, बट वैलेंसी इज समथिंग डिफरेंट, मतलब इनमें डिफरेंस है। हाँ, कहीं पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम होते, लेकिन उनकी डेफिनेशन बिल्कुल ओवरऑल जो है ना डिफरेंट होते हैं। वैलेंसी और वैलेंस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे सपोज वैलेंसी की, सपोज आप मुझे बोलो यहाँ पे, सपोज मैंने आपको यहाँ पे बोला लिथियम, लिथियम जो है इट हैज़ गॉट आउटर मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना दैट्स 1s2 2s1। इसकी बेरिलियम की क्या है 1s2 2s2। इसके बाद किसकी है, सपोज यहाँ पे किसकी है, बोरॉन की, इट्स 1s2 फिलहाल मैं इनकी ही बात करूँगा। देखो लिथियम जो है इट हैज़ गॉट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, ठीक है, यानी अगर ये एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 1s2, यानी 1s2 इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। तो इसने स्टेबिलिटी गेन की बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि लिथियम जो है यानी ग्रुप 1 एलिमेंट जो है ना अल्कली मेटल्स, इनकी वैलेंसी जो है ना दैट इज़ 1, यानी इनका जो बॉन्डिंग में नॉर्मली जो है ना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। इसी तरीके से अगर आप बेरिलियम की बात करोगे, मैग्नीशियम कैल्शियम की बात करोगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन को यूजुअली लॉस करते हैं, यानी वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली जो है ना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है, इट इज़ द मतलब जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम कह सकते हैं ग्रुप 2 के लिए वैलेंसी जो है ना दैट इज़ 2, ठीक है। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बिल्कुल सेम आ रही है। इसी तरीके से बोरॉन की बात करते हैं, सपोज बोरॉन जो है
बोरॉन यूजुअली आपको जो है ना 3 बॉन्ड्स आपको ये 3 बॉन्ड्स यूजुअली बनाता है, मतलब BF3 अगर आप देखोगे, सपोज BF3, ठीक है, BCl3, ठीक है। तो नॉर्मली जो है अगर आप बोरॉन की बात करते हैं सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बोरॉन की वैलेंसी भी क्या है, 3 है। और इसी तरीके से कार्बन जो है, आपने हमेशा देखा हो कार्बन यूजुअली कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स, ठीक है, 4 बॉन्ड्स, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो कार्बन की भी वैलेंसी क्या आएगी, 4। अब आप बोलोगे नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होगी, नहीं, नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 नहीं होती है, ठीक है। नाइट्रोजन अगर आप देखोगे नॉर्मली 3, देखो हम बात करें इस टाइम ग्रुप वैलेंसी की, नॉर्मल वैलेंसी की, हमारे, मैंने आपको अभी बोला कि वैलेंसी इज नॉट ए फिक्स्ड थिंग, फिक्स्ड पैरामीटर। वैलेंसी कभी हाइपर भी होती है, हाइपो भी होती है, कभी कम भी होती है, कभी मतलब यूजुअली हाइपर होती है, इंक्रीज भी होते हैं, ठीक है। कभी अगर आप देखोगे सपोज जब आप यहाँ पे आ जाओगे हैलोजेंस के केस में सपोज, या सल्फर देखोगे, मतलब पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स अगर आप देखोगे उनकी वैलेंसी इंक्रीज होती है, मतलब बियॉन्ड, मतलब नॉर्मल से, मतलब सपोज अगर मैं यहाँ पे बोलूँ नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, फ्लोरीन की वैलेंसी, दिस इज द ग्रुप वैलेंस, नॉर्मल वैलेंस, ठीक है। और इनकी वैलेंसी यानी नोबल गैस की 0 होती है, यूजुअली कंबाइन नहीं होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपने यहाँ तक इन शॉर्ट आपने कंटिन्यूसली यहाँ पे याद रखना। अगर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं बाय 1 कंटिन्यूसली, लेकिन वैलेंस जो है ना वो पहले इंक्रीज होते हैं उसके बाद डिक्रीज होते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में स्पेशली हैलोजेंस और ग्रुप 16 और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, सपोज फॉस्फोरस की बात करोगे, सल्फर की बात करोगे, क्लोरीन की बात करोगे, वो वहाँ पे जो है ना एक बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड्स भी बनाते हैं। सपोज अगर आप देखोगे इट्स ClF3, ठीक है, अगर आप देखोगे इट्स SF6, तो मतलब मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेट्स इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। तो इनकी मतलब ग्रुप वैलेंस तो सेम रहेगी, लेकिन उनकी जो है ना हाइपर वैलेंसी भी दिखाते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, यूजुअली जो नॉर्मली जो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है। तो इट्स 1 2 3 4 3 2 1, तो पहले इंक्रीज होती है अप टू 4, उसके बाद डिक्रीज होते हैं, ठीक है। अच्छा, यही बात यहाँ पे कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। अच्छा, द इनर शेल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये देखो एनसीईआरटी यहाँ पे क्या लिख रही है, इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो ऑब्वियसली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, मतलब एमंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वही पे जो है अगर आप देखोगे सपोज आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन स्पेशली जो है ना इसने नाम दिया ये जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, बस आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनको हम नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या मैंने आपको यहाँ पे बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल, तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं व्हाट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, उसके बाद द इनर इलेक्ट्रॉन्स आर वेल प्रोटेक्टेड एंड आर जनरली आर नॉट इन्वॉल्व इन द केमिकल कॉम्बिनेशन प्रोसेस, ठीक। अच्छा, लिविस एंड अमेरिकन केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस द सिंपल नोटेशंस टू रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, दीज नोटेशंस कॉल्ड लिविस सिंबल। तो लिविस सिंबल में हम क्या करते हैं, इन शॉर्ट एक एटम जो होता है ना, हम उसके मतलब हम जो है ना मतलब लिविस सिंबल्स में क्या करते हैं, दीज आर सिंपल नोटेशंस टू रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम सिंपल वहाँ पे जो है ना डॉट्स के जरिए उसमें जो है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने आपके साथ शेयर किया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो मैंने आपको वहाँ पे बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है अगर आप देखोगे सपोज, बिल्कुल आप इसको यहाँ पे रखो, अगर आप देखोगे लिथियम में देयर इज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको एक डॉट डॉट रिप्रेजेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो डॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2, तो यहाँ पे 2 डॉट्स आएंगे। बोरान में 3, तो 3 डॉट्स। कार्बन में 4, तो 4 डॉट्स। नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7, और नियॉन जो है ना यहाँ पे, सॉरी इट्स नियॉन, नियॉन में 8। सो दीज डॉट्स रिप्रेजेंट्स व्हाट, दीज रिप्रेजेंट्स एक्चुअली योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द, अच्छा ये तो बात ही मैंने आपको पहले ही बोला, द नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द सिंबल्स रिप्रेजेंट्स व्हाट, दे रिप्रेजेंट योर number of valence electrons। अच्छा, this number of valence electron helps to calculate the common or group valence of the, मतलब हम valence electron से किस तरह से group valence या valency को, common valence और group valence को किस तरह से हम calculate कर सकते हैं। The group valence of an element is generally either equal to the number of dots in the Lewis symbol, और ये point important है, this point is important, the valence यानी group valence is normally equal to what, equal to the number of dots इन लिविस सिंबल और 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, डॉट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, बट कौन से इलेक्ट्रॉन, डॉट्स रिप्रेजेंट्स योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब पहले ये कह रहा है कि दे मे बी ईदर इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स, दे मे बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन लिविस सिंबल्स। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सपोज मैंने आपको पहले ही बोला यहाँ तक
कार्बन तक जो है, कार्बन तक यानी कार्बन तक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बिल्कुल वैलेंसी भी सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, यानी यहाँ पे जो है ना ग्रुप वैलेंस का जो पहली यहाँ पे पहला हिस्सा जो पहला पार्ट जो है ये यहाँ तक आएगा। सपोज इट इज़ ईदर इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ डॉट्स इन द लेवल सिंबल। तो वहाँ कार्बन तक ये मतलब ये वाला स्टेटमेंट कार्बन तक अप्लाई होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इट इज़ इक्वल टू यानी आपकी जो ग्रुप वैलेंस जो है, आपकी वैलेंसी जो है, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी कार्बन तक सेम रहती है। या उसके बाद ये कह रहा है कि और 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इट कैन बी ऑल्सो इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। सपोज अगर आप यहाँ पे कर लोगे, आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन में कितनी नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, तो आपने वहाँ पे लिखना है सपोज हर एक केस में जो है ना 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस डॉट्स, तो 8 माइनस नाइट्रोजन के लिए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 8 माइनस 5 विल बी 3, सो इट्स वैलेंसी और ग्रुप वैलेंसी और कॉमन वैलेंसी इज 3। इसी तरीके से ऑक्सीजन की बात करते हैं, इट्स 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, सो 8 माइनस 6 दैट इज 2, दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखोगे सपोज फ्लोरीन की बात करते हैं, इट्स 8 माइनस 7 बिकॉज इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी 8 माइनस 7 दैट्स 1, सो 1 विल बी द ग्रुप वैलेंस। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि वैलेंसी जो है ना अप टू कार्बन सेम रह रही है, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम रहे, लेकिन उसके बाद फिर से डिक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद किसके बराबर होती है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दीज वेर सम पॉइंट्स जहाँ पे जो है ना आपने मतलब दीज वेर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वैलेंसी एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को याद रखना। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में बहुत कम आएगी। अच्छा, कोसोल रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, इसको ये क्या कह रहा है, इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आर सेपरेटेड बाय नोबल गैसेज। ये सिंपल पॉइंट्स, इनको आप खुद भी अंडरस्टूड कर सकते हो। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखते हो सपोज अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखते हो, वहाँ पे जो है, एक सेकंड में आपको पीरियोडिक टेबल यहाँ पे दिखाऊंगा, एक सेकंड। अगर यहाँ पे होगा इस टाइम, हाँ यहीं पे है। ये कह रहा है कि हाईली इलेक्ट्रो हैलोजेंस, देखो दीज आर ग्रुप 17 एलिमेंट्स along the period electronegativity इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हैलोजेंस आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, मतलब दे हैव द मतलब वो इजी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, फिलहाल आप भूल जाओ उसको लूज करने को। इन शॉर्ट याद रखो, अल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हैलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये स्टेटमेंट कह रहा है कि दीज आर सेपरेटेड बाय नोबल गैसेज, यानी अगर आप देखोगे सपोज मान लीजिए हेयर इज द दीज आर हेलोजेंस। ठीक है, उसके बाद क्या है नोबल गैसेस, उसके बाद क्या है वट, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं। लेकिन अगर आप अल्कली मेटल्स को यहाँ पे लाओगे सपोज लाइक दिस, सपोज हमारे पास जो है ना, मान लीजिए दीज आर हेलोजेंस, यहाँ से हेलोजेंस, यहाँ से नोबल गैसेस, उसके बाद मान लीजिए सपोज अल्कली मेटल्स आर हेयर, लेकिन मैं इनको यहाँ पे लाता हूँ सपोज अल्कली मेटल्स, तो यहाँ पे अल्कली मेटल्स। तो इन शॉर्ट ये सेज दैट कि ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं ना, दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम, ये क्या कह रहा है, highly electronegative halogens and highly electropositive metals are separated by noble gases. So highly electronegative elements जो है and highly electropositive elements जो है ना, these are separated by what, noble gases। इसका मतलब यही है। अच्छा, उसके बाद the formation of negative ion from an halogen atom and a positive ion from an alkali metal atom associated with the gain or loss of an electron by the respective atom। obviously बात है, जब halogen atom यानी नेगेटिव आयन जब बनता है, obviously नेगेटिव आयन कब बनता है, जब नेगेटिव आयन कब बनता है, 1 सेकेंड। ओके, नेगेटिव आयन कब बनता है, जब मतलब एनायन कब बनता है, जब जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और आपका जो है ना पॉजिटिव आयन या कैटायन कब बनता है, जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो ऑब्वियसली ये कह रहा है कि आपका नेगेटिव आयन तब बनता है हैलोजन एटम जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और आपका जो पॉजिटिव आयन यानी फ्रॉम अल्कली मेटल कैटायन तब बनता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ओके, उसके बाद द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव आयन दस अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ऑब्वियसली बात है, देखो ये टिपिकली बात किन की कर रहा है, अल्कली मेटल्स की और हेलोजेंस की। तो मतलब इन शॉर्ट ये बात कर रहा है किसकी, सोडियम क्लोराइड की। इसका केस मैंने आपको पहले शेयर किया कि जब एक जब सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। क्लोरीन गेन करता है, सोडियम लॉस करता है। तो सोडियम के पास आपने देखा था नियॉन की कन्फिग्रेशन आती थी, और क्लोरीन के पास जो है ना वो आर्गन की कन्फिग्रेशन यानी स्टेबल। तो यही कह रहा है कि द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव आयंस thus formed attain the stable noble gas configuration। the noble gases with the accession of helium with has duplet, इसको छोड़ो पहले डुप्लेट को,
डुप्लेट का मतलब जब दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सपोज हीलियम जो है हमारे पास, इसकी कन्फिग्रेशन है -2, यानी इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, सपोज हम उसी को यहाँ पे नाम देते हैं डुप्लेट, लेकिन दैट इज द मतलब दैट इज द लिमिटेशन है, एक्सेप्शन टू ऑक्टेट। अच्छा, with the noble gases have a particularly stable outer shell configuration of 8 or octet of electron। ये मैंने आपको पहले ही बोला कि noble gases जो है ना, they have got the 8 electron in their valence shell, we can say that कि they have got the stable configuration, we can say that they have got the complete octet, ठीक है, they have got the octet of electrons, it is ns2 और np6, ये मैंने आपको पहले ही बोला, वहाँ पे they have got what, they have got ns2 और np6 configuration, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि इसके इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो मैंने आपको पहले ही वहाँ पे दिखाया, अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने आपको पहले ही दिखाया NaCl किस तरह से बनता है, ठीक है, तो आप इसको खुद भी यहाँ पे पढ़ सकते हो आसानी के साथ। उसके बाद इसने दिखाया कैल्शियम फ्लोराइड के केस में, कैल्शियम फ्लोराइड के केस में क्या होगा, कैल्शियम जो है ना ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर लेगा, ठीक है, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, 1 टू ईच फ्लोरीन एटम, बिकॉज यहाँ पे दो फ्लोरीन इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे फ्लोरीन के पास आएगी वट, फ्लोरीन के पास आएगी नियोन की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बिकॉज इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है ना दैट इज 2s2 2p5, किसकी, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे इसने लिखी है 2s2 2p5। जब अब यहाँ पे दो फ्लोरीन एटम्स होंगे, ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए 2p6 बनाने के लिए, तो कैल्शियम ओब्वियसली जो है ना इट बिकम्स Ca2 पॉजिटिव, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लॉस करता है, तो एक फ्लोरीन के पास जाता है, दूसरा दूसरे फ्लोरीन के पास जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे इन शॉर्ट आपने याद रखना कि ये दिखा रहा है कि किस तरह से मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो रही है। अच्छा, the bond formed as a result of electrostatic attraction between the positive and the negative ion was termed as what? The electrovalent bond। The electrovalence is thus equal to the number of unit charges on the ion। अच्छा, तो इन शॉर्ट ये कह रहा है कि मतलब ये आयनिक बॉन्ड की बात कर रहा है कि ये जो बॉन्ड जब बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, बिकॉज जब आयन देखो, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग जब होती है, तो हम कह सकते हैं कि मतलब वहाँ पे कोवेलेंट मतलब जब एक मतलब कोवेलेंट कंपाउंड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है उसमें यूजुअली हम कहेंगे कि देयर इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी तरीके से जब आयोनिक कंपाउंड होता है तो हम कह सकते हैं देयर इज़ द आयोनिक बॉन्ड और देयर इज़ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और वी कैन से देयर इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, द बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द चार्जड स्पीशीज, ठीक है, बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कैटाइन एंड द एनाइन, दैट्स वाई कि जब चार्जड स्पीशीज आएंगे तो वहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, ठीक है, और इसी बॉन्ड को हम नाम देते हैं सपोज। हाँ, वो तो दूसरी बात है कि इसकी डेफिनेशन है देयर इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है मतलब इलेक्ट्रॉन की बिटवीन द टू एटम्स, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स, इसके बाद ये क्या कह रहा है यहाँ पे, द इलेक्ट्रोवैलेंस इज दस इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन द आयन। इलेक्ट्रोवैलेंस यानी मतलब ये यहाँ पे चार्ज की बात कर रहा है, आई थिंक द इलेक्ट्रोवैलेंस, सपोज द कैल्शियम असाइनड एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ 2 एंड द क्लोरीन हैज़ द नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंस, यानी इन शॉर्ट ये चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब कैल्शियम पे क्या आएगा, देयर विल बी द पॉजिटिव, ऑब्वियसली वो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन जो है सपोज क्लोरीन या फ्लोरीन होगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके उसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंस भी आप कहोगे, ठीक है, इट्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंस और नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंस। तो कैल्शियम पे अगर आप बात करोगे देयर इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ 2 बिकॉज वो दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, सोडियम के पास जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ 1 होगी बिकॉज वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, क्लोरीन के पास क्या होगी, देयर विल बी द नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ 1 बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और ऑक्सीजन जो है ना अगर आप देखोगे वो दो इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे गेन करता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस। अच्छा, उसके बाद causal point provide the base of amount considered no ion formation by electron transfer and the formation of ionic crystalline compounds। His views have understanding system। इसको छोड़ो, ये क्या बकवास कह रहा है यहाँ पे। अच्छा, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है, जब भी किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इन शॉर्ट आपने कहना याद रखना है कि जब भी किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, हम कह सकते हैं कि ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। अब ऑक्टेट का कंप्लीट होने का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला कि ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब इट हैज़ गॉट द 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट shell, it has got ns2 और np6 configuration, it has got the noble gas configuration, उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल फॉलो करना। अच्छा, अब ऑक्टेट रूल किस तरह से फॉलो करता है, ऑब्वियसली मतलब ऑक्टेट रूल का मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ns2 कन्फिग्रेशन किस तरह से गेन होते हैं, डू बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग में हमारे पास डिफरेंट तरह की होती है, आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि ऑक्टेट रूल जो है ना, इट कैन बी फॉलोड बाय द ट्रांसफर ऑफ
valence electron from one atom to another atom, यानी gaining और losing, or by the sharing of valence electron in order to have an octet in their valence shell. तो in short जो है या तो ionic bond के जरिए, that is the transfer of electron, और by the sharing of electron, ठीक है, यानी या तो covalent bond के जरिए या तो ionic bond के जरिए एक एटम जो है ना, एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, यानी वी कैन से दैट कि इट हैज़ गॉट एन ऑक्टेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या वी कैन से दैट कि दैट एटम फॉलोज द ऑक्टेट रूल. उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की. ओके, कोवेलेंट बॉन्ड. Langmuir refined the possibility by abandoning the idea of the stationary cubicle. इसको गोली मारो by introducing covalent bond. अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं. हमने वहाँ पे पहले ही बोला, क्लोरीन की भी बात हमने की पहले, ठीक है. The formation of chlorine molecule can be understood in terms of the sharing of a pair of electron between the two chlorine atoms, each chlorine atom contributing one electron to the shared pair. ये यहाँ पे देखो, जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो वहाँ पे जो है ना, हर एक एटम की तरफ से कंट्रीब्यूशन जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टुवर्ड्स दैट बॉन्ड. तो इन शॉर्ट आपने याद रखना यार, इन शॉर्ट बहुत सी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है. ये वाला मतलब ये मैंने आपको पहले ही दिखाया. अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने आपको पहले ही जो है ना आपके साथ ये चीज़ शेयर की वहाँ पे क्लोरीन की केस मैंने आपके साथ शायद शेयर की थी वहाँ पे. हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लोरीन की केस में किस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, यानी देयर इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड, देयर इज़ अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही यहाँ पे कह रहा है, ठीक है. तो इन यहाँ पे मैं थोड़ा रश करूँगा. अच्छा, क्लोरीन की कॉन्फिगरेशन क्या है, 3s2 3p1. तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट. वो कहाँ से आता है, दैट कम्स फ्रॉम द म्यूचुअल शेयरिंग फ्रॉम द अनदर एटम, ठीक है. अच्छा, तो क्लोरीन एटम, दिस इज द क्लोरीन एटम, 7 इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बोला, देयर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन आपको 8 चाहिए. अब जब एक बॉन्ड बनाता है तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है ना, हमेशा इसको इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, यानी 2 4 6 8 हो गए इसके 8, 2 4 6 8. अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब, ये देखो यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी देयर इज़ 1 पेयर. 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब देयर इज़ अ सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा बिटवीन द टू एटम्स, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर, अच्छे से सुनो, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा बिटवीन द टू एटम्स एट द एटम, देयर विल बी द, ऑब्वियसली शेयर का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा दैट विल देयर विल बी द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, देयर विल बी द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. इसके बाद हम बात करेंगे जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे दैट विल बी द डबल दैट विल बी द, वहाँ पे डबल बॉन्ड होगा. जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा बिटवीन द टू एटम्स. तो कोवेलेंट बॉन्ड इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि देयर इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स, और हर एक एटम जो है ना उसका कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स दैट बॉन्ड. अगर वो सिंगल बॉन्ड होगा तो हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1 इलेक्ट्रॉन होगा. अगर वो डबल बॉन्ड होगा तो हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हर एक एटम के कंट्रीब्यूशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अच्छा, by the sharing of pair of electron between the two chlorine atoms, each chlorine atom contributing 1 electron to the shared pair. यहाँ पे ये दिखा रहा है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन क्लोरीन एटम्स, इसको आप खुद भी देख सकते हो. अच्छा, इन द प्रोसेस बोथ क्लोरीन एटम्स, यहाँ पे क्या रहा है, इन द प्रोसेस बोथ क्लोरीन एटम्स वट, बोथ क्लोरीन एटम्स आउटर शेल ऑक्टेट ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस दैट इज द आर्गन. तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे इट अटेन्स द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ वट, इट अटेन्स द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ आर्गन, बिकॉज इसकी कॉन्फिगरेशन क्या है, इट इज 3s2 3p5. अब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से इसकी कॉन्फिगरेशन आएगी 3p6, 6 + 2 इज 8, एंड नियॉन की एटॉमिक नंबर, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, 10 + 8 इज 18. तो क्लोरीन एटम्स यहाँ पे क्या अटेन कर रहे हैं, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन किसकी, आर्गन की, ठीक है. उसके बाद जो है, अच्छा, द डॉट्स रिप्रेजेंट, ये तो पता ही, द डॉट्स रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन, सच स्ट्रक्चर रेफर लीव्स डॉट स्ट्रक्चर्स, ये तो पता ही है. द लीव्स स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन फॉर द फॉलो, अच्छा, फॉर अदर मॉलिक्यूल्स आल्सो इन विच द कंबाइनिंग atoms may be identical different, the important conditions being that. अच्छा, यहाँ पे ये क्या है, each bond is formed as a result of sharing of an electron pair between the atoms. each bond यानी जब भी देखो, ईच बॉन्ड का मतलब जो कोई भी बॉन्ड होता है दैट इज फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा जब सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है. अच्छा, ईच कॉम्बिनिंग एटम्स कंट्रीब्यूट्स एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर. ये मैंने आपको पहले ही बोला कि हर एक एटम का टुवर्ड्स दैट सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट, एक इलेक्ट्रॉन मतलब शेयर मतलब जाएगा, एक कंट्रीब्यूट वो करेगा, एक इलेक्ट्रॉन वो कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स दैट शेयर्ड पेयर. अब 2 अगर डबल बॉन्ड होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वो कंट्रीब्यूट कर लेगा. अच्छा, द कंबाइनिंग एटम्स अटेन्स द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे इन 3 पॉइंट्स को आप मतलब आसानी के साथ समझ सकते हो. अच्छा, दस इन वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है कंप्लीट, ठीक है. दिस इज एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट में हम हमेशा बात करते हैं NH2 NP6, लेकिन डुप्लेट में जो है ना हीलियम की कन्फिगरेशन आती है. अगर आप देखोगे हाइड्रोजन के पास 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इन द, मतलब इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है. तो हम कह सकते हैं इट हैज़ गॉट द कन्फिगरेशन ऑफ हीलियम यानी डुप्लेट.
एक यहाँ पे इस ये मेंशन कर रहा है हाइड्रोजन एटम्स अटेन अ डुप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बाकी जो कार्बन और क्लोरीन और यहाँ पे ऑक्सीजन है, दे अटेन द ऑक्टेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसको आप खुद भी अंडरस्टूड कर सकते हो आसानी के साथ। अच्छा, अगर आप यहाँ पे बात करोगे 10 व्हेन टू एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर सेड टू जॉइन बाय द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब दो एटम्स के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। अच्छा, इन मनी कंपाउंड्स वी हैव मल्टीपल बॉन्ड्स, ये तो पता ही है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इफ टू एटम्स शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम इज डबल बॉन्ड, ये भी पता है, ठीक है। सपोज कार्बन, ये किसकी बात यहाँ पे एग्जांपल कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर आप देखोगे काउंट करोगे इलेक्ट्रॉन, हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। सपोज ऑक्सीजन की बात करते हैं, दो, सपोज यहाँ पे देखो 2 4 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन 8, ठीक है। इसी तरीके से इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयर होता है इक्वली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है ईथाइन में, ठीक है। हमारे पास एक मॉलिक्यूल दैट्स ईथाइन, या मतलब ईथाइन यानी अल्काइन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी आप जरा देखो देयर इज अ ट्रिपल, अच्छा ये डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, सपोज दिस इज एन ईथेन मॉलिक्यूल, ठीक है, ईथेन। उसके बाद सपोज व्हेन द कंबाइनिंग शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एज इन केस ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड द 2 कार्बन बॉन्ड्स इन इथाइन मॉलिक्यूल, ए ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो नाइट्रोजन जो है ना, सपोज नाइट्रोजन की बात कर रहा है, दिस इज योर नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो देयर विल द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन देखो, ऑक्टेट, अब काउंट करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो गए 2 और ये हो गए 6, इसके हो गए 8। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो नाइट्रोजन का 8, इसकी भी 8, यहाँ पे भी इथाइन, ठीक है, इट्स सी ट्रिपल बॉन्ड, इसका भी आप काउंट कर सकते हो आसानी के साथ। सो दिस वाज अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब उसके बाद जो है ना हम बात करेंगे, लेक्चर लंबी हो रही है, हम जल्दी से चल लेंगे यहाँ से। अच्छा, द लिव्स डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन टर्म्स ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ऑक्टेट रूल, यानी लिव्स इन शॉर्ट आपको मतलब लिव्स डॉट स्ट्रक्चर से पता चलता है कि मतलब वहाँ से डॉट्स के ज़रिए से आपको पता चलता है कि किस में जो है ना किस तरह से हम देखते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब स्ट्रक्चर से पता चलता है कि जिस तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस इज द लिव्स डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब हम वहाँ पे मतलब ये नोटेशन हमें पहले बोला, इट इज नोटेशन कि हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसी ज़रिए जब बॉन्डिंग होगी सपोज दो एटम्स के दरमियान, वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पे ऑक्टेट बनता है। अच्छा, वाइल सच ए पिक्चर मे नॉट बी एक्सप्लेन बॉन्डिंग, इसको गोली मारो, इट डज हेल्प इन अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे इसको देखो, मतलब आपके जो लीव्स डॉट स्ट्रक्चर जो है, दैट पिक्चर मे नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड द बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल कंप्लीटली, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, बट इट डज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल टू लार्ज एक्सटेंट। मतलब यूजुअली फॉर्मेशन में अंडरस्टैंडिंग मतलब हमें पता चलता है कि किस तरह से कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, ठीक है। अच्छा, राइटिंग ऑफ लीव्स डॉट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल देयर फॉर वेरी यूजफुल, द लीव्स डॉट स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हम किस तरह से लीव्स डॉट स्ट्रक्चर्स को लिख सकते हैं किसी मतलब किसी भी एटम के लिए या किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी रश कर लूँगा बिकॉज दीज आर सम सिंपल पॉइंट्स एंड नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे एनसीईआरटी ने उसके बाद इंटेक्स्ट एग्जाम्पल मेंशन की है, तो फिर भी जो है ना हम यहाँ पे इसको देख लेंगे जल्दी जल्दी से ही। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि दीज आर सम रूल्स जो आपने फॉलो करने हैं, फॉलोइंग स्टेप्स, मतलब जब आप किसी भी जब आप किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का लिविस स्ट्रक्चर को वहाँ पे आपने वहाँ पे इसको लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, the total number of electrons required for the writing the structure are obtained by the adding the valence electron of the combining atoms. Suppose मीथेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये मीथेन की बात कर रहे हैं, तो हमने हर एक एटम के केस में, यानी कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम, हमने इन दोनों एटम्स के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कार्बन की, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो देयर आर 4 फ्रॉम दिस, और हाइड्रोजन का देयर इज ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, तो 4 के पास 4, तो देयर विल बी 4 फ्रॉम कार्बन 4 फ्रॉम हाइड्रोजन, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे। अच्छा, उसके बाद फॉर एनाइंस ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और कैटेंस के लिए 1 पॉजिटिव चार्ज वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली बात है, फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर ये बात कर रहे हैं कार्बोनेट की बात कर रहा है, कार्बोनेट की एग्जांपल ले रहा है, फॉर एग्जांपल कार्बोनेट द 2 नेगेटिव इंडिकेट देयर आर 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिव चार्ज का मतलब ऑब्वियसली था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब जितना मैग्नीट्यूड होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात कर रहा है किसकी, चार्जड स्पीशी की, पॉजिटिवली चार्जड
अमोनियम आयन की बात कर रहा है, द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ न्यूट्रल एटम्स, यानी ओवरऑल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ से हमने एक को सबट्रैक्ट करना होगा। यहाँ पे जो ओवरऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन के और 3 ऑक्सीजन एटम्स के, उनमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होगा। अच्छा, उसके बाद नोइंग द केमिकल सिंबल्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स एंड हैविंग द नॉलेज ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, इट इज ईजी टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज बॉन्डिंग शेयर्ड पेयर बिटवीन द एटम्स इन प्रोपोर्शन टू द टोटल बॉन्ड्स। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, सपोज आपको पता होगा, सपोज मीथेन की बात करते हैं। मीथेन जो है ना, आपको पता होगा उसका स्ट्रक्चर। सपोज मीथेन मीथेन विल बी लाइक दिस। फिलहाल हम इस तरह से दिखते हैं यहाँ पे। असल में मीथेन का स्ट्रक्चर है इट्स टेट्राहेड्रल, ठीक है। उसमें आगे हम केमिकल मतलब आगे हम हाइब्रिडाइजेशन में देखें, लेकिन अभी जो है ना यहाँ पे हम रफली रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आपको पता होगा सिकेंडल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स एंड दैट मॉलिक्यूल, या वहाँ पे जो इन्वॉल्व होगा। उसके बाद जो है ना, उसके बाद हमने असाइन करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स दिखाना है, और कितने इलेक्ट्रॉन जो है ना जो कि बॉन्डिंग में, जिनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, केमिकल सिंबल्स। अच्छा, it is easy to distribute the total number of electron as bonding share pairs between the atoms in a proportion to total bonds। अच्छा, उसके बाद इन जनरल, अब आपके पास सपोज मान लीजिए सेंट्रल एटम हमें देखना होता है कि सेंट्रल एटम कौन सा होता है। सपोज यहाँ पे है जो है ना, इट इज़ कार्बोनेट, इट्स अमोनियम, इट्स एन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे जो है इट्स कार्बन एंड इट्स ऑक्सीजन। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या था, मीथेन, CH4। अच्छा, अब सेंट्रल एटम कौन होता है, सेंट्रल एटम इन जनरल द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द मॉलिक्यूल। सपोज अगर यहाँ पे देखोगे, सपोज मीथेन में जो है हमारा सेंट्रल एटम, अब ये कह रहा है कि सपोज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू यहाँ पे, ठीक है, दैट इज़ नॉट द ऑलवेज ट्रू। हमने हमेशा देखना है कि देखो, एक होता है ये केस, हमारा सेंट्रल एटम कौन होता है, मतलब जिसके साथ उसने बॉन्ड्स बनाए होंगे, या जिसको जो है ना, मतलब जिसको बहुत सारे एटम्स सराउंड कर रहे होंगे, उसी को हम नाम देते हैं सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम कौन होता है, कि यहाँ पे एक केस क्या है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है किसकी, NF3 की और कार्बोनेट की। तो कार्बोनेट जो है ना, आपको पता होगा कार्बन और ऑक्सीजन में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट इज द ऑक्सीजन। सो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन विल बी योर सेंट्रल एटम। इसी तरीके से NF3 की बात कर रहा है यहाँ पे, NF3 की बात कर रहा है। ऑब्वियसली फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन विल बी योर सेंट्रल एटम। अच्छा, नाइट्रोजन एंड कार्बन एटम्स सेंट्रल एटम्स और फ्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजीशन। लेकिन दूसरा केस जो है ना, सेंट्रल एटम वो होता है जो मतलब जिसकी एटॉमिसिटी कम होती है, जिसकी एटॉमिसिटी कम होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कार्बन और हाइड्रोजन, एटॉमिसिटी का मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, यहाँ पे कार्बन का एक ही एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स होंगे। तो जिसकी एटॉमिसिटी कम होती है ना, वो भी किसी केस में आपका सेंट्रल एटम एक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद after accounting for the shared pair of electron for single bonds, the remaining electron pairs are either utilized for multiple bonding or remain the lone pairs। अच्छा, यहाँ पे जो है हमने क्या किया, जब हमने स्केलेटल स्ट्रक्चर ऐसे ही देखा कि उसके बाद हमने मतलब बॉन्ड्स के हमने बॉन्ड्स मतलब वहाँ पे मतलब दिखाए। सपोज अगर हम बात करते हैं CH4 की, CH4 यहाँ पे कार्बन है, ऑब्वियसली 4 बॉन्ड्स बनाए, ठीक है, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो जो है, यहाँ पे जो है कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, बॉन्डिंग में। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कोई नहीं रहेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कार्बन सिर्फ टेट्रावैलेंट हमारे पास है, इसके पास 6 या 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके पास नहीं होता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ NF3 की, बात मैं करूँ NF3, सपोज हेयर इज योर NF3, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, कौन, नाइट्रोजन। सो NF3, सपोज 1 2 3 हो गए ना, 3 बॉन्ड्स। लेकिन नाइट्रोजन जो है, हमने लिविस स्ट्रक्चर में क्या करना होता है कि हमने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना होता है, और अगर चार्ज होगा तो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट करना होगा, रेस्पेक्टिवली कैटाइन हो या एनाइन हो, मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो नेगेटिवली। लेकिन NF3 इज न्यूट्रल। तो अगर यहाँ पे देखोगे NF3 में जो है ना, हमने 3 बॉन्ड्स को दिखाया, लेकिन नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन जो है इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 है। 3 जो है ना बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो एज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर लाइक दिस, ठीक है। यानी हो गए टोटल नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स सराउंड में, विसिनिटी में, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपने याद रखना है कि या तो वो इन द फॉर्म ऑफ मतलब व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर रहेंगे, या वो मल्टीपल बॉन्ड्स में इन्वॉल्व होंगे। सपोज अब मल्टीपल बॉन्ड्स में किस तरह से इन्वॉल्व होंगे, सपोज अगर आप यहाँ पे देखोगे, इट इज़ सी, सॉरी, यस, कोई एग्जांपल आप, कोई एग्जांपल सपोज कार्बन डाइऑक्साइड,
हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं सपोज़। अगर हम बात करेंगे सपोज़ एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड या CS2 की बात करता हूँ मैं, CS2 या कार्बन डाइऑक्साइड भी वैसे ही आएगा CS2 CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, आपको पता है कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। सपोज़ अगर मान लीजिए कार्बन अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेता है यहाँ पे, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बना लेता है यहाँ पे, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, बॉन्डिंग में हो गए ना। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो या तो एज अ लोन पेयर रहेंगे या वो भी एज बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होंगे अगर मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता होगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना कार्बन, आपको पता होगा यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, बिकॉज ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड्स बनाता है। तो वो जो इसके पास और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, यानी इसके पास जो और एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है नाइट्रोजन की तरह, वो एज अ लोन पेयर नहीं रहता है, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बनाता है, डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है। दैट्स वाई कि इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो दूसरा होता है वो भी बॉन्डिंग में हम शो कर, मतलब वो भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि फॉर सिंगल बॉन्ड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर इधर यूटिलाइजर फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में हो गया, और इट कैन रिमेन एज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि NF3 में हो गया। द बेसिक रिक्वायरमेंट बीइंग दैट द ईच बॉन्ड एटम गेट्स एन ऑक्टेट। अच्छा, अब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि अब उसके बाद आपने देखना है कि कहीं पे जो है ना, कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो नहीं होंगे, कम तो नहीं हुए। उसको चेक करने के लिए हमने आपने हमेशा जो है ना ऑक्टेट को देखना होगा कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट, यानी हमेशा जब आप लुईस रिप्रेजेंट को देखोगे, मतलब इनके सब बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, आपने हमेशा जो है ना ऑक्टेट रूल को फॉलो करना होगा। कहीं पे आपका ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट जहाँ पे डुप्लेट होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखो ये कुछ केस एग्जांपल दिखा रहा है इस टेबल में, इनको आप खुद से देख लेना। ठीक है, इनको आप खुद से देख लेना आसानी के साथ। मैं NCERT की सिर्फ एक एग्जांपल आपके सामने रखूँगा, उसके बाद दूसरी एग्जांपल आप खुद भी आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, राइट द लिव्स डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल के आपने जो है ना लिव्स डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। तो पहला स्टेप जो है ना, हमने काउंट करना है कार्बन और ऑक्सीजन में जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन जो है ना, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल जो है ना टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। इसने यहाँ पे मेंशन किया देयर आर, इसने कन्फिग्रेशन भी दी है, इट्स 2s2 2p4, 2s2 2p4, 2s2 2p2, 2s2 2p4। मैंने आपको पहले कन्फिग्रेशन के जरिए बोला कि किसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे फिर से मैं कन्फिग्रेशन नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने बोले देयर आर 10। उसके बाद द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब CO का स्केल, ऐसे जो है ना आपने कोई स्ट्रक्चर बनाना है, इट्स CO। ठीक है, यही होगा ना CO, और क्या होगा। अच्छा, ड्रा द सिंगल बॉन्ड, यानी वन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड कंप्लीट द ऑक्टेट ऑन ऑक्सीजन, द रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एज द लोन पेयर्स ऑन कार्बन। तो सबसे पहले जो है ना, हमने जो है ना सिंगल बॉन्ड असाइन करना है। जब हमने सिंगल बॉन्ड असाइन किया, तो उसके बाद जो है, अगर आप यहाँ पे देखोगे सपोज कार्बन जो है ना, इसके पास अभी जो है ना एक, अच्छा, ड्रा सिंगल बॉन्ड वन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड कंप्लीट द ऑक्टेट ऑन ऑक्सीजन, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑन ऑक्सीजन। तो अब उसके बाद हमने ऑक्टेट कंप्लीट किस पे करना है, ऑक्सीजन का। ठीक है, इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसका, जब हमने सिंगल बॉन्ड डाला बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन, बाकी इलेक्ट्रॉन रहेंगे एज लोन पेयर्स। ठीक है, तो वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 4 6 8। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। द रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन आर एज द लोन पेयर ऑन कार्बन। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की वजह से कार्बन का ऑक्टेट यही कह रहा है कि दिस डज नॉट कंप्लीट द ऑक्टेट ऑन द कार्बन, हेंस वी हैव टू रेजॉर्ट टू मल्टीपल बॉन्डिंग। तो हमने मल्टीपल बॉन्डिंग की तरफ जाना होगा, सो दैट कि ऑक्टेट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, वी हैव टू रिजॉर्ट मल्टीपल बॉन्डिंग, इन दिस केस ए ट्रिपल बॉन्ड। तो अब ये फाइनली कह रहा है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बन एंड द ऑक्सीजन। ठीक है, दिस सेटिस्फाइज द ऑक्टेट रूल कंडीशन फॉर बोथ द एटम्स। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सपोज इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन किसके सराउंड कर रहे हैं, ऑक्सीजन को। कार्बन को कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड दिस इज द लिव्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहे हैं। अब और एक एग्जांपल है, इसको आप खुद भी देख सकते हो आसानी के साथ। एंड दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, लिव स्ट्रक्चर दे आर नॉट, मतलब ये उतने इंपॉर्टेंट भी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये आसान सा टॉपिक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अब लेक्चर कितनी बड़ी होगी, 1 आवर एंड 2 मिनट्स। ठीक है, अब फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं, उसके बाद जो है ना मैं देखूंगा कि हम कहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ी सी बात करूँगा फॉर्मल चार्ज की। Okay, coming to the formal charge. Lewis dot structures in general do not represent the actual shapes of the molecules. ठीक है, they do not represent what actual shapes of molecules. In case of polyatomic ions, polyatomic क्या होता है, जिसमें 2 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी जिनकी एटॉमिसिटी मोर देन 2 होगी, उनको हम कहते हैं polyatomic ions. The net charge is possessed by the ion as a whole, not by a particular atom. जो नेट चार्ज होते हैं ना किसी polyatomic ion पे, वो मतलब वो चार्ज जो है ना,
वो पर्टिकुलर एटम पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि वो प्रेजेंट होते हैं ओवर दैट आयन एज अ होल, मतलब सारे आयन, मतलब वहाँ पे जो है ना आयन जो होगा, सपोज फॉस्फेट जो है ना, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव एज अ होल रहेगा चार्ज ओवर द फॉस्फेट आयन, ठीक है। अच्छा, किसी पर्टिकुलर एटम पे नहीं, अब पर्टिकुलर एटम पे किस तरह से हम देखेंगे क्या क्या चार्ज है, उसी के लिए टर्म यूज होती है फॉर्मल चार्ज। द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन अ पॉलीएटम मॉलिक्यूल और मे बी डिफाइंड एज, अच्छा इट इज़ हाउएवर फीजिबल टू असाइन अ फॉर्मल चार्ज टू ईच एटम, तो फॉर्मल चार्ज जो है ना हम ईच एटम को असाइन कर सकते हैं, लेकिन ये जो ओवरऑल चार्ज जो होते हैं ना, ओवरऑल चार्ज जो मतलब किसी पॉलीएटॉमिक आयन पे जो ओवरऑल चार्ज होते हैं, दैट इज़ द चार्ज एज अ होल, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर एटम पे नहीं होती है। लेकिन अब अगर हम किसी पर्टिकुलर एटम को चार्ज कैलकुलेट करना होगा, हम वहाँ पे असाइन करते हैं फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, अब डायरेक्टली उसको एक्सप्रेशन से याद रखना है। द फॉर्मल चार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू दैट एटम फ्री स्टेट और नंबर, अच्छा, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन्ड टू दैट एटम द लिव्स स्ट्रक्चर। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर लिव्स, अच्छा, फॉर्मल चार्ज on an atom in the Lewis structure, it equals total number of valence electron in the free state का मतलब नॉन बॉन्डेड स्टेट और अनकम्बाइंड स्टेट में, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा, वहां पे बिल्कुल क्लियर होगा। इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक होता है लोन पेयर, दूसरा होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक लोन पेयर मतलब वहाँ पे दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर दो लोन पेयर वहाँ पे चार नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अगर तीन लोन पेयर मतलब वहाँ पे छः नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी हाफ ऑफ नहीं लेना है, मतलब -1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया। अगर वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में शेयर होंगे, वहाँ पे लेना है -1/2 इंटू 2। अब यहाँ पे इन शॉर्ट आपने एक्सप्रेशन को याद रखिए, जो है ना हम एग्जांपल देख लेंगे किसकी, यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर रहा है किसकी, ओजोन मॉलिक्यूल की, ठीक है। ओजोन फॉर्मूला को याद रखना, इट इज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, द काउंटिंग इज बेस्ड ऑन द assumption that the atom is in a molecule owns a, that the atom in the molecule owns one electron of each shared and both the electron in the lone pair. Okay, मतलब शेयर्ड पेयर में जो है ना आपने वहाँ पे वन हाफ ऑफ ये क्यों ले रहा है, वन हाफ ऑफ मतलब वहाँ पे कह रहा है कि ईच एटम इन द मॉलिक्यूल ओन्स वन इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच शेयर्ड पेयर, यानी बॉन्ड स्टेट में जो है ना उसका एक कंट्रीब्यूशन जाएगा, और जब लोन पेयर होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपने काउंट करना होगा वहाँ पे। तो इन शॉर्ट आप इसको छोड़ो, वहाँ पे बस फार्मूला को याद रखना है, उसके बाद हम मतलब देख लेंगे कि किस तरह से फार्मूल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स कंसिडर द ओजोन मॉलिक्यूल, द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल मे बी ड्रॉन एज, यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये ओजोन मॉलिक्यूल है, ठीक है, दिस इज ओजोन मॉलिक्यूल, दिस इज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑक्टेट जो है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, बिकॉज लिविंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 4 6 8, बिकॉज दिस इज बॉन्ड, यहाँ पे दो मतलब वन इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो होगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट। दैट टर्म्स हैव नंबर्ड एज 1 2 एंड 3, यानी इसको 1 असाइन किया है, इसको 2, इसको 3। उसके बाद द सेंट्रल एटम ऑक्सीजन एटम इज मार्कड 1। अब ऑक्सीजन जो है ना सेंट्रल एटम जो इस यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, तो हमने देखना है पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप ज़रा पहले इस फॉर्मूला को नोट करो, पहले ज़रा इस फॉर्मूला को अच्छे से लिखो, एफ सी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस वन हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस फॉर्मूला को आप लिखो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सपोज वहाँ पे जो है इट्स लाइक दिस, ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे इसने असाइन किया इसको 1, इसको 2, इसको 3, मैं लोन पेयर्स नहीं बनाऊंगा यहाँ पे। तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन जो है ना इसके पास, चलो ठीक है मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ऑक्सीजन जो है ना यानी 1 को जो है ना सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मतलब वो तो सेम रह रहे हैं इन द फ्री स्टेट में, अगर आप देखोगे वो तो 6 आएंगे ऑक्सीजन के पास। सो इट्स 6 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 6 - 2 -1/2 ऑफ इंटू व्हाट,
इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, उनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे देयर आर 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हैव बीन मतलब हैव बीन इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग 6। तो ये कितना हो गया 6 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू 3, सो इट इज़ 2 माइनस 3, तो ये कितना हो गया, इट इज़ 1। तो वी कैन से दैट यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन जो है ना, इट हैज़ गॉट द फॉर्मल चार्ज ऑफ +1, ठीक है, इट्स +1 बिकॉज फॉर्मल चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे जो है दिस वन यानी सेंट्रल वाला, इसकी फॉर्मल चार्ज क्या है +1। उसके बाद जो है ना कार्बन नंबर 2 की बात करते हैं, कार्बन नंबर 2 की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 हमेशा फिक्सड रहेंगे, माइनस माइनस व्हाट, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी लोन पेयर कितने हैं उनके टोटल इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे 2, टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 4, -1/2, 1/2 ऑफ व्हाट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं ओवरऑल, यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड्स बनाए, तो यहाँ के 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल बी 2 इंटू 1 2 इंटू 2, ठीक है। सो 6 माइनस 4 6 माइनस 6 दैट इज 0। सो ये जो यहाँ पे कार्बन नंबर, ये जो ऑक्सीजन नंबर 2 है जिसको हमने 2 असाइन किया, इसके पास जो है ना इट हैज़ गॉट द फॉर्मल चार्ज ऑफ व्हाट 0। अब उसके बाद कार्बन नंबर 3, ऑक्सीजन नंबर 3 की बात करते हैं। 6 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, 6 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, -6 मैं लिख रहा हूँ, 6 माइनस 6 माइनस 1/2 ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो इट्स 2 2 6, इट इज़ -1, इस 6 माइनस 7 इट्स -1। सो ये जो आपका तीसरा ऑक्सीजन एटम है, इस इट हैज़ गॉट द फॉर्मल चार्ज ऑफ -1। तो यहाँ पे इसने लिखा है। अच्छा, हेंस वी रिप्रेजेंट O3 अलॉन्ग विद द फॉर्मल चार्ज एज। तो ये जो 1 था इसके पास फॉर्मल चार्ज मतलब 1 2 3 यानी ऑक्सीजन नंबर 1 ऑक्सीजन नंबर 2 ऑक्सीजन नंबर 3 जो था, मतलब इन शॉर्ट जो है ना वहाँ पे मतलब रेयरली क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर्मल चार्ज पे, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने मेंशन किया था इसलिए मैंने पढ़ा, अगर एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया होता मैं नहीं पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, सो दिस वाज अबाउट द फॉर्मल चार्ज। अब यहाँ पे क्या पॉइंट मेंशन कर रहा है इसको आप खुद देख लेना। मैं यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल लूँगा बिकॉज वीडियो लंबी हो रही है। मैं ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस को कंप्लीट करूँगा। उसके बाद जो है यहाँ पे बचता है हमारा आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और उसी में थोड़ी बहुत लैटिस एंथैल्पी, उसके बाद बॉन्ड पैरामीटर्स, उनको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। अभी हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। अच्छा, जल्दी पहले आपको पता होगा कि ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है। ऑक्टेट रूल वही एटम फॉलो करता है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अच्छा इट अप्लाइज मेनली टू द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स नॉट पीरियड टेबल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस इन द ऑक्टेट रूल। हम एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं। द इनकम्प्लीट ऑक्टेट टू द सेंट्रल एटम, यानी जो पहली एक्सेप्शन जो है ना दैट इज द इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, मतलब जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब उनमें जो है ना 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द आउटर मोस्ट शेल। ओवरऑल जब बॉन्डिंग की बात करेंगे वहाँ पे या लिव्स स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है ना वहाँ पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसी का मतलब है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। देखो, एक होता है कंप्लीट ऑक्टेट, दूसरा होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और तीसरा होता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इनकम्प्लीट का 8 से कम, एक्सपेंडेड का 8 से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन सम कंपाउंड्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8। ऑब्वियसली मैंने बोला जब 8 से कम तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दिस इज स्पेशली द केस विद एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जिन ऑब्वियसली बात है जब 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे जब 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, या जब 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज मतलब कार्बन से कम यानी लिथियम बेरिलियम एंड बोरॉन, जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो इनके जो है आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ अगर आप लिथियम की बात करेंगे वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बेरिलियम में 4 आएंगे और बोरॉन में 6 आएंगे। इसकी एग्जांपल यहाँ पे एनसीईआरटी ने मेंशन की है। यहाँ पे अगर आप देखो सपोज लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन किस में है, सपोज बोरॉन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसने मेंशन किया है। बेरिलियम के पास 2 है, इसके पास 1 है। अच्छा, लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम हाइड्राइड एंड बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन या बोरॉन ट्राइक्लोराइड भी मतलब आसानी के साथ BF3, बोरॉन फ्लोराइड, बोरॉन क्लोराइड आप लिख सकते हो इसको। अच्छा, तो जब इसको यहाँ पे लिखोगे सपोज इस लिथियम क्लोराइड, तो इसमें जो है ना सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कहाँ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 यानी इट्स लाइक दिस LiCl, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, इट्स Be, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, और यहाँ से B जो है ना इसके पास 3 बॉन्ड्स क्लोरीन के साथ। तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है ना देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो
वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने अपने यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो है ना बॉन्डिंग के बाद ऑक्टेट को देख रहे हैं कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, किसका इनकम्प्लीट है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स अब आउटर मोस्ट शेल में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आएंगे, यहाँ पे आएंगे 4, यहाँ पे आएंगे 2, तो ऑक्टेट जो है ना लेस देन 8 आ रहा है, तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ व्हाट ऑक्टेट रूल। अच्छा, सम अदर कंपाउंड्स है AlCl3 BF3। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन आपको दिया जाएगा किस कंपाउंड का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इन द गिवन ऑप्शंस में किसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट आ रहा है। तो वहाँ पे जो है ना आप देखोगे कंपाउंड्स ऑफ लिथियम, कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम एंड कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन होंगे, ऑलमोस्ट इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। या वहाँ पे जो कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा, सपोज वहाँ पे आपने उनको स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बनाना होगा, सिंगल बॉन्ड्स या मतलब जहाँ पे जितने बॉन्ड्स असाइन होंगे, फिर काउंट करने हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 आ रहे हैं तो ऑक्टेट फॉलो हो रहा है, ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। अगर 8 से कम तो इनकम्प्लीट है, अगर 8 से ज़्यादा तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट। उसके बाद और एक एक्सेप्शन, दैट इज द ऑड मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स विद एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना इसमें होता है ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इट्स NO2। एग्जाम्पल्स याद रखना NCERT की, ठीक है। द ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल द एटम्स। तो यहाँ पे जो है ना नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं। अगर हम ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखते हैं, इट्स 2, 4, 6 एंड 8। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। इट्स 2, 4, 6 एंड 7। देयर आर ओनली 7 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द नाइट्रोजन एटम। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, इट्स यहाँ पे भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है ना ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है ड्यू टू ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स दे आर आल्सो एक्सेप्शन टू व्हाट ऑक्टेट रूल। तो पहला इनकम्प्लीट ऑक्टेट और दूसरा जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद जो है ना दैट्स एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एलिमेंट्स इन एंड बियॉन्ड द थर्ड पीरियड, यानी थर्ड पीरियड के बाद जितने भी यानी थर्ड पीरियड से जो एलिमेंट्स बिलोंग कर लेंगे, लाइक आपको देखोगे वहाँ पे आ रहा है फॉस्फोरस, आ रहा है सल्फर, आ रहा है क्लोरीन, आ रहा है। और उसके बाद वाले पीरियड्स में जो एलिमेंट्स होंगे दे अच्छा एलिमेंट्स इन एंड बियॉन्ड थर्ड पीरियड, यानी थर्ड पीरियड के बियॉन्ड फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स जो है ना दे हैव अपार्ट फ्रॉम 3s 3p ऑर्बिटल्स 3d ऑर्बिटल्स आल्सो अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। इस पॉइंट को मैंने आपको जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत आपके साथ बिल्कुल क्लियर करूँगा। वहाँ पे जो है देखो, वहाँ पे वो एक्सपैंड ऑक्टेट, वो अपना ऑक्टेट क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं, वो अपनी वेलेंसी को इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, ये भी आप कह सकते हो। मतलब वो वहाँ पे मतलब नॉर्मल से ज़्यादा क्यों बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। यूजुअली अगर आप देखते हैं सल्फर, अगर आप देखोगे वहाँ पे वो 2 बॉन्ड्स बनाता है, मतलब जिस तरह ऑक्सीजन में होता है वहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन आप देखोगे वहाँ पे SF6 भी है, SF4 भी है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का ऐसा कोई कंपाउंड आप नहीं देखते हो, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रोजन में जो हो, मतलब सपोज NF3 है, लेकिन NF3, ठीक है। नाइट्रोजन में सपोज हमने देखा NF3, लेकिन फॉस्फोरस में होता है PCl5, PbR5, ठीक है। और इसी तरीके से क्लोरीन में होता है सपोज ClF6, ठीक है, ClF3, ठीक है। मतलब ClF6 नहीं है लेकिन ClF3 है, लेकिन मतलब इन शॉर्ट हमने कहना है कि वहाँ पे ऐसा कौन सा रीज़न आ रहा है कि वो अपने ऑक्टेट को या वो अपनी वैलेंसी को बियॉन्ड नॉर्मल एक्सटेंड कर रहे हैं। उनका एक ही रीज़न होता है कि दे हैव गॉट द 3D ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, बिकॉज 3D ऑर्बिटल और 3D सबशेल जो है ना ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम थर्ड पीरियड। अगर आप सेकंड पीरियड एलिमेंट्स को देखोगे, वहाँ पे इनकी कन्फिगरेशन आती है 1:2:2:2p6, यानी 2p इज़ द हाइस्ट, वहाँ पे 2p तक हाइस्ट जाता है सेकंड पीरियड। जब थर्ड पीरियड होता है वहाँ पे आपका प्रिंसिपल काउंटर नंबर 3 आता है। तो 3 के साथ जब 3 होता है ना, जब प्रिंसिपल काउंटर नंबर 3 होता है, तो वहाँ से डी सबशेल भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद वो डी ऑर्बिटल चाहे वो फिल्ड हो या मतलब एम्प्टी हो, लेकिन वो भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और इसी वजह से जो है ना वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। वो अपनी वैलेंसी को, दैट्स वाई कि वहाँ पे मतलब हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में दे ऑल्सो शो द हाइपर वेलेंसी, ठीक है। हाइपर वेलेंसी का मतलब वो अपनी वेलेंसी को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, इन द कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स देर आर मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है। जब वो बॉन्ड्स बनाएंगे तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी हम एग्जाम्पल देख लेंगे वहाँ पे। अच्छा, दिस इज टर्म्ड एज एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो जब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे अराउंड द सेंट्रल एटम, तो हम कह सकते हैं कि इट हैज़ एक्सपेंडेड इट्स ऑक्टेट। Obviously the octet rule does not apply in such cases. Obviously octet rule वही फॉलो करता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज 1, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एंड एक्सपेंडेड ऑक्टेट, दीज आर द 3 एक्सेप्शंस टू व्हाट ऑक्टेट रूल। तो एग्जांपल की बात कर रहे हैं, इट्स PF5 SF6 एंड SO4। सपोज PF5 की बात करते हैं, इसने 5 बॉन्ड्स बनाए हैं, फॉस्फोरस ने 5 बॉन्ड्स बनाए, मतलब देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग व्हाट
देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग फॉस्फोरस एटम। यहाँ पे कह रहा है 10 इलेक्ट्रॉन अराउंड द फॉस्फोरस एटम, बिकॉज हर एक बॉन्ड का अगर सिंगल बॉन्ड होता है कंट्रीब्यूशन जो है ना वहाँ पे मतलब दैट मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर रहता है। सो 1 2 3 4 5 देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड, तो 5 2 आर 10, 5 इंटू 10 इज 10, 5 इंटू 2 इज 10। इस तरीके से SF6 में बात करेंगे, देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सल्फर। 12 इलेक्ट्रॉन नॉर्मली कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो देयर आर 12, ठीक है। इस तरीके से 12 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी सल्फर में अगर आप देखोगे देयर आर 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स, मतलब देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन। तो दीज आर द एक्सेप्शंस टू व्हाट ऑक्टेट रूल। तो क्वेश्चन बिल्कुल आपने देखो, इन एग्जांपल्स को अच्छे से याद रखना। मैं यही से कह रहा हूँ अगर क्वेश्चन बन सकता है ना यहाँ पे बन सकता है। अगर मैं भी एग्जामिनर होता मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना मतलब पोज कर सकता था, ठीक है, क्योंकि मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि किसका ऑक्टेट एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किन का ऑक्टेट कंप्लीट है, किन का इनकम्प्लीट है, किन का एक्सपेंडेड है और किन में ऑड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद जो है ना हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, अच्छा, interestingly sulfur atoms interestingly sulfur forms many compounds in which the octet rule is obeyed। हाँ, सल्फर के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जहाँ पे आपका ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। सपोज इट इज़ SCl2, ठीक है, SCl2 ऑब्वियसली बात है इट्स SCl2। जब S की बात आती है, सपोज यहाँ पे क्लोरीन है एक बॉन्ड, यहाँ से क्लोरीन है एक बॉन्ड, सल्फर के पास कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एक, ये हो गया दो, अब इसके पास एज ए लोन पेयर बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड पेयर। तो ऑब्वियसली सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है 2 4 6 एंड 8, ठीक है। यहाँ से क्लोरीन का भी कंप्लीट होगा वहाँ से आसानी के साथ 2 4 6 8, यहाँ से इसका भी। सो देयर इज एन मतलब इन सल्फर डाइक्लोराइड द सल्फर एटम हैज एन ऑक्टेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका यहाँ पे सल्फर SCl2 का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, अदर ड्रॉबैक्स ऑफ द ऑक्टेट थ्योरी इज it's clear that the octet rule is based on the chemical inertness of the noble gas। obviously octet rule का मतलब जब noble gas कन्फिग्रेशन आएगी तो मीन्स कि octet rule फॉलो हो रहा है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इट इज बेस्ड ऑन व्हाट इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैसेस। हाउएवर, हाँ यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है, हाउएवर some noble gases for example xenon and krypton also combine with oxygen and fluorine to form the number of compounds। देखो ऑक्टेट रूल के बेसिस पे जो है आपके नोबल गैसेस कंबाइन नहीं होनी चाहिए। आपके जो नोबल गैस जो है ना वो उनका मतलब वो बॉन्ड मतलब वो बॉन्ड नहीं बनाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे वो कुछ कंपाउंड्स बना रहे हैं, मतलब वो रिएक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे ऑक्टेट रूल जो है ना वो वायलेट हो रहा है इन केस ऑफ फ्यू नोबल गैसेस, इट्स xenon एंड krypton। दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये भी आपने याद रखना है कि दिस थ्योरी यानी ऑक्टेट थ्योरी जो है इट डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें कुछ नहीं कह रहा है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ऑल्सो स्टेबिलिटी जो है ना स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में भी ये कुछ भी नहीं बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर सम एक्सेप्शंस, दीज आर सम इम्पोर्टेंट अबाउट रिगार्डिंग ऑक्टेट रूल एंड ऑक्टेट थ्योरी एंड ऑल दैट एंड फॉर्मल चार्ज एंड योर व्हाट Lewis representations। अब जो है this lecture goes it's 1 hour and 20 minutes। in the next lecture I will be talking about your ionic और electrovalent bond, उसके साथ ही lattice enthalpy, और उसके साथ ही जो है ना जो हमारा important topic रहेगा that will be our what, that will be the बॉन्ड पैरामीटर्स। और बॉन्ड पैरामीटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है ना दैट विल बी और व्हाट, दैट विल बी द मतलब दैट विल बी डाइपोल मोमेंट एंड योर बॉन्ड एंगल, ठीक है। बाकी जो है ना बॉन्ड ऑर्डर जो है ना उसको मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल में थ्योरी में देख लेंगे। और ये जो वहाँ पे बॉन्ड लेंगे तो इसको हमें ऑलरेडी कोवेलेंट वहाँ पे देखा है किसमें क्लासिफिकेशन में, लेकिन फिर भी यहाँ पे NCERT ने मेंशन किया है। मैं वो मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा, लेकिन अभी जो है ना जो इस वाले लेक्चर में थोड़ा बहुत जो है ना आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करूँगा जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं, ठीक है। सो कमिंग टू द डिफरेंट क्वेश्चंस सो दैट कि आपका ये टॉपिक या कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपने वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो मैं नीट चैंपियन अपने आपके सामने रख रहा हूँ, बस कुछ ही पॉइंट्स कुछ ही एग्जांपल्स को देख लेंगे यहाँ पे। ओके, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स विल बी NCERT बेस्ड बिकॉज इट्स इनऑर्गेनिक, ठीक है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए लेक्चर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे जो है हमने देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन, द सल्फर कंपाउंड इन विच सल्फर एटम हैज ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स वैलेंस। चलिए ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, लाइट आ रही है यहाँ से। ओके, यहाँ पे हमने देखना है कि किस वाले सल्फर कंपाउंड का ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, किस वाले सल्फर कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अगर आपने NCERT की एग्जांपल को डायरेक्टली याद रखा होगा जो कि अभी हमने मतलब अभी हमने डिस्कस की यहाँ पे, दैट वाज दिस, दैट वाज विच वन वाज दैट,
दैट वाज सल्फर SiCl2 SCl2, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज़ सल्फर डाइक्लोराइड, इट हैज़ गॉट एन ऑक्टेट कन्फिग्रेशन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली अगर आपने एनसीईआरटी को डायरेक्टली याद रखा होगा बहुत रिविजन करके, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन किसको करोगे, सल्फर डाइक्लोराइड को। बाकी जितने भी कंपाउंड्स, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, किसी का मतलब एक्सपेंडेड होगा, किसी का इनकम्प्लीट। मतलब मुझे लगता है बाकी केसेस में जो है ना उनका ऑलमोस्ट एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है, ठीक है, उन तीनों एग्जांपल्स में। लेकिन सल्फर डाइक्लोराइड जो है ना SiCl2, तो आप खुद देख सकते हो कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हो। यहाँ पे जो है ना ये आपका एक पैटर्न रहेगा कि आपसे पूछा जाएगा किस मतलब वाले कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, द इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको छोड़ो फिलहाल, इस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को भी छोड़ो फिलहाल। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन जो अभी इस चैप्टर के रिलेटेड है, इस टॉपिक के रिलेटेड है, उन्हीं क्वेश्चन को जो है ना आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच नाइट्रोजन एटम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमने यहाँ पे हर एक नाइट्रोजन एटम पे फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे इसने दिया है इट्स नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो हर एक ये जो टर्मिनल नाइट्रोजन है इनके पास दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो फॉर्मल चार्ज को किस तरह से कैलकुलेट करना है, इट इज़ द, अगर मैं इस एग्जाम्पल को आपके साथ मतलब यहाँ पे सॉल्व करूँ, हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सपोज इट्स लाइक दिस, एन डबल बॉन्ड, एन डबल बॉन्ड, एन। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्मिनल नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो मैं इसको असाइन कर रहा हूँ नंबर 1 2 3। तो फॉर्मल चार्ज किसके बराबर होती है, इट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस वन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन जो है ना इसकी कन्फर्मेशन क्या है, इट इज़ 2s2 2p3। तो इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे सपोज 1 के केस में जो है ना, दैट विल बी 5 माइनस नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले नाइट्रोजन के केस में देयर आर 2 लोन पेयर, मतलब देयर आर 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। 5 माइनस 4 माइनस 1/2। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स तो 2 बॉन्ड्स बने हैं, तो देयर आर 4 इंटू 4, ठीक है। सो 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू 2, so 4 plus 2 that is 6, so it will be 5 minus what, 5 minus 4 is, तो आप ज़रा इसको देखो, इट इज़ 5 माइनस 6 दैट इज़ -1, ठीक है, दैट्स -1। तो -1 आपने देखना है। देखो जब आप कैलकुलेट क्या करोगे ना, सो -1 मीन्स कि जो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये बोल रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो जो लेफ्ट वाला होगा उसके पास क्या आएगा -1, तो इसका आएगा -1 फॉर्मल चार्ज। तो ऑप्शन में देखना कि -1 कहाँ कहाँ पे, सो -1 इज़ हियर, -1 इज़ हियर, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, तो आपका ऑप्शन सी बाहर गया, आपका ऑप्शन टी भी बाहर गया। उसके बाद आपने देखना है, सपोज बीच वाले को देख लेंगे यहाँ से। उसके बाद यानी नाइट्रोजन वाला 2 जो है, सपोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 5, सो 5 माइनस नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, दैट इज 0 माइनस 1/2। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, इट इज़ 1 2 3 4 यानी 8। सो इट्स 2 1 इंटू 1 2 इंटू 4, ठीक है। सो इट्स 5 माइनस 4 दैट इज़ +1। सो जो नाइट्रोजन नंबर 2 होगा यानी इसका जो है ना फॉर्मूला चार्ज आएगा +1। तो इसका क्या आता था -1 +1। तो आपने खुद वहाँ से ऑप्शंस देखने हैं, -1 ये नहीं आएगा, इट्स -1 +1, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है। सो ये फॉर्मल चार्ज पे आपने एग्जाम्पल्स को याद रखना होगा। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज द सेंट्रल एटम ओबे द ऑक्टेट रूल। अब यहाँ पे देखो, अब खुद देखो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस देखो। आप यहाँ पे आप देखोगे इट्स SCl2। एनसीईआरटी को पढ़ा, अगर आपने डायरेक्टली पढ़ा होगा, याद रखा होगा, तो आप बाकी ऑप्शंस को नहीं देखोगे, ठीक है। सो SCl2 इज़ अ डायरेक्ट केस यहाँ पे। बाकी जितने भी केस होंगे, सपोज BF3, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इट इज़ BF3, क्योंकि जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होते हैं उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। AlCl3, इसके में भी आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। बाकी जो XCF4 जो है, या ये क्या कह रहा है, डज द सेंट्रल ओबे द ऑक्टेट रूल। XCF4 इनका एक्सपेंडेड होगा और XUF2 इसका भी एक्सपेंडेड होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। हमारे पास 3 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इनका भी ऑक्टेट रूल के साथ लिंक है यहाँ पे। देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड जो है, जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स। जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, बिकॉज दे हैव गॉट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसी तरीके से जब किसी के पास 8 से ज़्यादा होंगे उनको हम कहते हैं व्हाट, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कौन है, यानी जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे NH3,
मतलब या इन अदर वर्ड्स इट सेज दैट कि इनमें से किसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये भी इस क्वेश्चन की अदर इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, बिकॉज हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कहीं नहीं देखा, लेकिन हमने देखा इनकम्प्लीट ऑक्टेट किन कैसा। इसका आंसर आएगा BH3, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज वेल एज द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका भी अगर आप NH3 को देखोगे, NH3 को इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं और एक और इलेक्ट्रॉन क्या रह रहा है एज अ लोन पेयर। सो यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे इसी तरीके से PH3 जो है ना, बिल्कुल PH3 इसी तरीके से होगा, ASH3 बिल्कुल इसी तरीके से होगा। सो BH3 इज योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। यहाँ पे फिलहाल आपने इसी तरीके से याद रखना है। इन O3 मॉलिक्यूल द फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम, NCERT की एग्जांपल है, एमईज में पूछा गया है। तो अगर आपने NCERT के एग्जांपल्स को देखा होगा वहाँ पे, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो आसानी के साथ मैं यहाँ पे एग्जाम्पल शो नहीं करूँगा, नहीं दिखाऊंगा, तो NCERT को यहाँ पे हम सामने डायरेक्टली लाएंगे, तो वहीं पे देखेंगे क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ओजोन मॉलिक्यूल है, तो सेंट्रल एटम जो है द सेंट्रल एटम हैज़ गॉट +1, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन माइनस वन ऑफ व्हाट बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज, दैट्स कॉल्ड व्हाट, दैट्स कॉल्ड, आप खुद बोलो। बॉन्ड तो उसको कहें, लेकिन उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ये की सीटी में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछा गया है फ्रॉम द फ्रंट पेज, फ्रॉम द फ्रंट पेज, ठीक है। दैट्स कॉल्ड व्हाट, केमिकल बॉन्ड। अब देखो NCERT की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। अब अगर सपोज मैंने ये लेक्चर दिया, ऑब्वियसली इस लेक्चर में से अगर एक ही क्वेश्चन आपको निकलेगा ना, मतलब एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होती है, ठीक है, एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होती है, याद रखना, एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तो इस पेज से भी क्वेश्चन निकला, फॉर्मल चार्ज से भी क्वेश्चन निकला, इनकम्प्लीट ऑक्टेट से भी। तो ये लेक्चर जो है ना ज़ाया, इसको बिल्कुल आप अच्छे से फोकस करना। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। द ऑक्टेट रोल इज ऑब्जर्व्ड इन, ऑक्टेट रोल यहाँ पे अगर आप देखोगे, द ऑक्टेट रोल इज ऑब्जर्व्ड इन, किस में ऑब्जर्व होता है, दैट्स इन द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। PCl3 में इनकम्प्लीट होगा, PCl5 में एक्सटेंड होगा, HF6 में भी एक्सटेंड होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कंप्लीट होगा। विच इन द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमेशा कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो है ना, उनमें बोरॉन आता है ना, बोरॉन के कंपाउंड्स हमेशा, और एल्युमिनियम के, लिथियम और बेरिलियम के, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी उनका ऑक्टेट जो है ना इनकम्प्लीट हमेशा रहता है। तो यहाँ पे आएगा BH3 2 टाइम्स, यानी इट्स लाइक डाइबोरिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सपोज यहाँ पे अगर आप देखोगे, an element has 8 electron in the valence shell, which in the following is correct, it will lose electron, it will gain electron, it will neither gain, it will make bond with itself। हमेशा याद रखें, जब 8 इलेक्ट्रॉन मतलब इसका मतलब क्या, इट्स NS2 NP6, तो रिएक्ट करेगा, बॉन्ड बनाएगा, कहीं कुछ भी लॉस करेगा ना गेन करेगा, कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो वी कैन से दैट इट नीदर गेन्स और इट नीदर लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, सो दीज आर सम। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, सपोज मैं अभी जो है ना इंशाल्लाह कल आयनिक बॉन्ड के बारे में बोलूँगा, वहीं पे वो कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, और कोवेलेंट बॉन्ड, वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की भी बात करूँगा थोड़ी सी, कुछ एग्जांपल्स की। सो दीज वेर सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 में जो है ना कुछ क्वेश्चंस आपने याद रखने हैं इन शॉर्ट। तो पहला जो है, कुछ डेफिनेशंस को याद रखना है कि केमिकल बॉन्ड किसको कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, ग्रुप वैलेंसी को क्या मतलब ग्रुप वैलेंसी किसको कहते हैं, और आपको जो है वहाँ पे आपने देखना है कि वैलेंसी किसके बराबर होते हैं। समटाइम्स इट इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, और कार्बन के बाद इट्स 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से देखना है कि ऑक्टेट किन कंप्लीट होता है, किन का इनकम्प्लीट होता है, किन का एक्सपेंडेड होता है, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। और आपने देखना है कि आपने क्या देखना है, बस दिस वाज इनफ फ्रॉम द लेक्चर नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम बॉन्ड पैरामीटर्स को उठाएंगे, और वहीं पे जो है ना हम वहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड को देख लेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़।